हम तीन दोस्त ऑटो में बैठकर आराम से जयपुर जंक्शन के लिए निकल पड़े हैं और हमारे तीन दोस्त वहां पर पहले से ही हमारा बेसब्री और खुशी से इंतजार कर रहे हैं, जो कि सीधे सादुलपुर से बहुत लंबा सफर करके देर रात यहां जयपुर जंक्शन पहुंचे। ऑटो को रवाना करके दिल में उम्मीद लिए खुशी खुशी हम तीन दोस्त जयपुर जंक्शन की ओर चल पड़े, जहाँ पर बाकी के तीन दोस्त और भी हमारा वेट कर रहे थे। जयपुर जंक्शन घुसते ही ट्रेवलिंग की वाइब आनी स्टार्ट होगी और अंदर आते ही मैं आप सबको सबसे पहले मिलाता हूँ सोनी हॉस्पिटल के कंपाउंडर मेरे दोस्त आसिफ से, और उसके बाद सदा हंसमुख रहने वाला मेरा फर्जी इंजीनियर दोस्त तस्लीम, और आखिर में सबकी हर पल मदद करने वाला मेरा दोस्त मासूम समीर शर्मा। होपफुली दोस्तों हम सभी रेलवे स्टेशन सही टाइम पर पहुंच गए। अभी हम सब प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़े हैं, लेकिन हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आएगी। हमारी ट्रेन का डिपार्चर टाइम 1:50 रहेगा। अभी हम प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आ चुके हैं और ट्रेन आने ही वाली है। कल की चिंता नहीं है मुझे, मेरी बटी बड़ी परसों के लेंगे। वाह वाह वाह। ये मटरी दिखाइयो। काफी मस्ती करने के बाद अभी वक्त हो चला था एक पावर नैप का, क्योंकि कल हमें माउंट आबू घूमना भी था। तो अभी हम मिलते हैं कल सुबह दोस्तों। सुबह हो चुकी है और आप सबका स्वागत है माउंट आबू ट्रिप 2025 में। अभी हम सब अपनी नींद पूरी कर उठ चुके हैं। चारों तरफ हरियाली थी तो हमने ट्रेन में बैठे उसका लुत्फ उठाया। उसके बाद इस टैलेंट का अभी हम लगभग आबू रोड रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा आबू रोड पहुंचने का वक्त 8:30 बजे का रहेगा। अभी हम सारे दोस्त ट्रेन से बाहर आ चुके हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारा सफर बहुत अच्छा था और यही S1 कोच था जिसमें हमने लगभग जयपुर से आबू रोड 6.5 घंटे का सफर किया था। अगर जल्दी जल्दी में कुछ खाना हो या ब्रेकफास्ट करना हो तो रेलवे स्टेशन पर आपको ऐसी चलती फिरती दुकानें भी देखने को मिल जाती हैं। अभी दोस्तों इस फ्लाईओवर को क्रॉस करके हमें आबू रोड रेलवे स्टेशन के बाहर जाना है, जहाँ पर हमारे ड्राइवर्स हमारी गाड़ियों के साथ बेसब्री से हमारा इंतजार कर रहे होंगे। अगर आप कभी आबू रोड रेलवे स्टेशन नहीं गए तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये दिखने में बाकी रेलवे स्टेशन की तरह एक सामान्य और नॉर्मल सा स्टेशन था दोस्तों, जैसे कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। अभी हम फ्लाईओवर को क्रॉस करके रेलवे स्टेशन के बाहर आ चुके हैं और बाहर आते ही जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे ड्राइवर हमारा इंतजार कर रहे होंगे, जैसा कि अभी आप देख भी सकते हैं। तो अभी हमें ड्राइवर और गाड़ी दोनों का सिलेक्शन करना था, जिसका पूरा बेड़ा बीच में बैग लटकाए चल रहे हमारे इस दोस्त को हमने सौंप दिया था। हमने जो उम्मीद इनसे लगाई थी वो पूरी ना होने पर हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का भार इनसे लेकर आगे चल रहे इन दो बुद्धिजीवियों को सौंप दिया था दोस्तों। और फिर उसके बाद क्या होना था दोस्तों, इन दोनों ने अपना वादा पूरा कर हम सब के लिए BMW फाइनल कर दी, जिसको बुक करने में सबसे बड़ा हाथ और पैर इस शख्स का था। गाड़ी में बैठने से पहले हमें इनके साथ $1 ट्रिलियन डील भी फिक्स करनी थी दोस्तों। नक्की लेक तक छोड़ दे हम। भाई छोड़ने का 500 में अरे नहीं यार 6 जने अरे ऊपर टोल भरना पड़ता है। डील डन होने के बाद हमें कॉन्ट्रैक्ट के तहत सभी को गाड़ी में भेड़ बकरियों की तरह भर लिया गया था, जैसा कि अभी आप देख भी सकते हैं। उसके बाद भी 15-20 लोगों की जगह बाकी रह गई थी। चलो छोड़िए, अभी मैं आपको जरूरी और मजेदार अपडेट इन्फॉर्म कर देता हूं ताकि सफर में दिलचस्पी बनी रहे दोस्तों। गाइस जयपुर टू माउंट आबू हमारी जो ट्रिप थी जिसके बारे में आपको बता रहा था मैं, जयपुर में मुझे इन्फॉर्म करने का ज़्यादा टाइम मिला नहीं क्योंकि हमारी ट्रेन लेट हो रही थी। अभी हम 6 से 7 घंटे का सफ़र करके ट्रेन का अभी आबू रोड पहुँचे, जहाँ पे हमने खुद का पर्सनल व्हीकल किया है और अभी हम जा रहे हैं माउंट आबू। जो हमारा फर्स्ट विजिटिंग प्लेस है वो नक्की लेक रहेगा। ये जो हमने अभी गाड़ी करी है हमारी तरफ से, ये कम से कम माउंट आबू पहुँचाने में हमें 40 से 50 मिनट लग जाएंगे। ऑनलाइन जब होटल देखे तो एक्सपेंसिव थे, तो हमारा पहला टारगेट ये रहेगा कि माउंट आबू पहुँच करके हम खुद से होटल ढूंढें और जो बजट में हमें लगेगा वो होटल हम कर लेंगे। माउंट आबू पहुंच गए हैं, जहां आते ही सबसे पहले हमें कोई गेस्ट हाउस या होटल देखना था, जिसकी शुरुआत इस गेस्ट हाउस से हमने की थी, जो दिखने में शानदार था और बाहर का व्यू भी गजब था, लेकिन एक्सपेंसिव भी। इसलिए इसे अलविदा कहकर हम माउंट आबू मेन मार्केट आ गए दोस्तों। यहाँ पर आने के बाद हमें उम्मीद थी कि जिस चीज की तलाश हमें थी वो हमें यहाँ मिल जाएगी, लेकिन उससे पहले इनके साथ हमने जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह किया था उसका खात्मा करने का वक्त आ चुका था। काफी देर बात करने के बाद भी हमें इनसे कुछ खास फायदा नहीं होने के बाद हमने इनको अलविदा कहकर माउंट आबू की तंग गलियों के अंदर बजट में कुछ अच्छा मिल जाएगा की उम्मीद लेके हमने अंदर जाना शुरू कर दिया दोस्तों। हमें पता चल चुका था कि अगर हमें कुछ अच्छा पाना है तो खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए दर बदर भटकते भटकते हम मंजिल की तलाश में लगातार मेहनत करने लगे। कुछ पल ऐसे भी आए जब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन हमने हमारी मेहनत जारी रखी। तभी इस गेस्ट हाउस को देखने के बाद हमें थोड़ी सी कामयाबी मिलने का एहसास हुआ दोस्तों। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी हमें निराशा ही हासिल हुई। ये गेस्ट हाउस भी अवेलेबल नहीं था, लेकिन बोलते हैं ना मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ के गेस्ट ओनर का एक और भी गेस्ट हाउस था जो कि अवेलेबल था, तो अभी हम सारे उस तरफ जा रहे हैं दोस्तों। दिल में यही उम्मीद है जिस गेस्ट हाउस की तरफ हम जा रहे हैं अगर वो हमें हमारे अकॉर्डिंग मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा दोस्तों।
ये हैरान करने वाली बात थी दोस्तों, आज से पहले मैंने कभी किसी हिल स्टेशन पे ऐसा मार्केट नहीं देखा था जो एक नॉर्मल मार्केट के जैसे दिखे, जहां पर आपको हरी भरी सब्जियों के साथ ठेले पर ऐसे फ्रूट्स भी खरीदने को मिल जाएं। आखिरकार इतना ढूंढने के बाद और परेशान होने के बाद हमारी मेहनत रंग लाई। जो गेस्ट हाउस अवेलेबल था उसमें अभी हम पहुंच चुके हैं और अपना सारा लगेज यहाँ पे लाके पटक दिया है। अभी हमें डिसाइड करना है कि किसको कैसे सेटल करना है, लेकिन उससे पहले हमें चेक इन करना था दोस्तों। समीर अहमद SAMWR समीर है ना। तो ये अंकल थे जिनके 2 गेस्ट हाउस थे। पहले वाला अवेलेबल नहीं था तो इन्होंने बहुत ही अपनापन दिखाते हुए इस दूसरे गेस्ट हाउस में हमारी जरूरत और बजट के मुताबिक हमें शिफ्ट कर दिया था दोस्तों। सुबह से चालू हो गया किस बात का। ये अंकल सचमुच दयालु, विनम्र, सहयोगी, ईमानदार और हंसमुख स्वभाव के इंसान थे दोस्तों। गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि माउंट आबू जाके हम रूम के लिए सर्च करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन रूम था जो कि हमें बहुत महंगा पड़ रहा था। जब हम यहाँ पे आए, हमने सर्च किया तो रियल में यहाँ पे होटल्स और रूम्स महंगे थे, लेकिन काफ़ी देर सर्च करने के बाद हमें हमारे बजट के अंदर जो रूम था वो मिल गया है। और रूम का मैं लुक आपको ओवरव्यू है वो दूंगा। और अभी यहाँ पे हम कुछ टाइम के लिए रेस्ट करेंगे, फ्रेश होंगे। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो विजिटिंग पॉइंट रहेगा की लेक रहेगा, तो आप हमसे जुड़े रहिएगा। सफर की थकान के बाद एक कप चाय मिलना मतलब जीवन में सुकून आ जाना। रिएक्शन दे दिया करो। ये मेरा भाई जो है ना, इसने ऑर्डर कॉफी करी है और बता रहा है चाय को बढ़िया। क्या बंदा है हैं? तेरी चाय या पी के बताओ यार, बढ़िया है घटिया है। गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था, रेस्ट हमारा पूरा हो चुका है। तो अभी हम मार्केट में आए हैं खाने के लिए, लंच के लिए। तो अभी कोई बेस्ट रेस्टोरेंट या होटल, तो बेस्ट रेस्टोरेंट वगैरह देख रहे हैं या ढाबा वाबा जो भी मिल जाए। तो उसके बाद लंच करेंगे। उसके बाद में नक्की लेक जो है उसमें हम घूमने जाएंगे। तो जुड़े रहिएगा दोस्तों। और ये माउंट आबू मार्केट है दोस्तों। गाइस, मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ पे इतनी धूप होगी। धूप के साथ साथ देखिए, लेकिन अच्छा लग रहा है मौसम। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारा गेस्ट हाउस माउंट आबू मार्केट से थोड़ा सा दूर है, इसलिए ब्रेकफास्ट हमें थोड़ी सी दूरी तय करके यहाँ तक आना पड़ा। लेकिन कोई बात नहीं, सफर हो या नाश्ता, मजा तभी है जब थोड़ा सा घूम फिर के मिले। के राजा 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 कोरी जाने समाजा। 2 hours later. अभी तक हम रेस्टोरेंट ढूंढते ढूंढते अच्छे खासे थक चुके थे। इस इलाके में घुसते ही सामने कई ऑप्शन थे, लेकिन दिक्कत ये थी कि हर जगह कोई ना कोई कमी नजर आ रही थी दोस्तों। कुछ रेस्टोरेंट बाहर से इतने हाई क्लास दिख रहे थे कि लगा यहाँ खाना खाओगे तो शायद महीने भर का बजट गड़बड़ा जाएगा। और कुछ जगह इतनी सुनी पड़ी थी कि लगा वहाँ का खाना सिर्फ मक्खियाँ एंजॉय करती होंगी। चल, इसी बीच अचानक हमारी नजर पड़ी फूड इन रेस्टोरेंट पर। भीड़ ज्यादा थी, माहौल अच्छा लग रहा था और सबसे बड़ी बात पॉकेट फ्रेंडली वाइब दे रहा था। तो दोस्तों, हमने बिना देर किए फैसला किया और सोचा चलो यही ट्राई करते हैं। आखिरकार भूख में आदमी को लग्जरी नहीं, सिर्फ गर्मा गर्म खाना चाहिए। बाहर से देखने पे थोड़ा एवरेज लग रहा था, लेकिन जैसे ही हम अंदर आए दोस्तों, तो यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट और अंदर का इंटीरियर देखकर हम सरप्राइज थे। अंदर आने के बाद दिक्कत ये थी कि ज्यादातर टेबल सिर्फ 4 लोगों के हिसाब से अरेंज थी। तो हमारा टारगेट साफ था कि हम सभी 6 दोस्त आराम से एक साथ अरेंज होकर खाना खा पाएं। तभी मुझे एक खाली जगह दिखाई दी जिस पर हम 6 लोग आराम से आ सकते। उसके बाद हम सभी अपने अकॉर्डिंग बैठ गए थे दोस्तों। दिखने में रेस्टोरेंट बहुत अच्छा था। अब हम सबको उम्मीद थी कि खाना और सर्विस भी उतनी अच्छी होगी। तो अब बारी है खाना ऑर्डर करने की। दोस्तों, डिसाइड कर रहे हैं अभी मेन्यू में। आपको एक बार मेन्यू दिखा देता हूँ मैं, जैसा भी आपको देखे काम चला लेना आप। ये मेन्यू है और अभी हमारे समीर भाई ने ये डिसाइड किया है कि कौन सी डिश। ये सीन देख के तो लग रहा है जैसे पार्लियामेंट की मीटिंग शुरू हो गई हो। इतना तो कभी इन्होंने अपने करियर के बारे में नहीं सोचा जितना आज ये खाना ऑर्डर करते वक्त सोच रहे हैं दोस्तों। खाना तो हमने प्यार से डिसाइड कर लिया था, अब बस वेटर का इंतजार हो रहा था। और वेटर भाई साहब ऐसे गायब थे जैसे शादी में मिठाई का आखिरी गुलाब जामुन। खैर सोचा इंतजार करते करते थोड़ा सा फोटो शूट कर लें, नहीं तो भूख ही हमें हॉरर मूवी का भूत बना देगी। आखिरकार वेटर साहब आ ही गए हैं और अभी समीर हमारा ऑर्डर ऐसे लिखवा रहा है जैसे लॉटरी नंबर नोट किए जा रहे हो। स्लिम भाई का चेहरा देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे फोन की बैटरी 1% पे अटकी हो। जितनी मेहनत मेरे दोस्त फोटो शूट में अभी यहाँ कर रहे हैं, उतना अगर यहाँ का स्टाफ कर लेता तो इंस्टा पे इनकी फोटो पोस्ट होने से पहले खाना टेबल पे आ सकता था। फिर क्या दोस्तों, इतनी तारीफ सुनते ही गर्मा गर्म खाना हमारी टेबल पे आ चुका था। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि हमने क्या ऑर्डर किया होगा, तो इसके बारे में अभी आपको समीर बताएगा। ऑर्डर क्या क्या किया है? पनीर बटर मसाला, दाल तड़का, बटर रोटी, बटर रोटी,
इतना सारा खाना देखकर हम सब एक साथ भूखे शेर की तरह इस पे टूट पड़े। सॉरी दोस्तों, भूखी भेड़ की तरह इस पे टूट पड़े। दोस्तों हमारे खाने का प्रोग्राम डन हो चुका है। दोस्तों जितना खाना हम ठूस सकते थे उतना हमने ठूस लिया है। तो अब बात करते हैं खाने के रिव्यू की। जब हम फूड इन रेस्टोरेंट के सामने आए तो यहाँ पर खूब भीड़ थी। देखकर हमें लगा था कि हमारा काम बन चुका है। जैसे ही हमने यहाँ पर बैठ के ऑर्डर देने के लिए वेटर को बुलाया तभी हमें पता चल गया था कि यहाँ की सर्विस बहुत ज्यादा स्लो है। काफी वक्त इंतजार करने के बाद वेटर ने आके हमारा ऑर्डर रिसीव किया था, लेकिन फिर भी हम इस चीज को अवॉइड करके सोच रहे थे कि बस खाना टेस्टी होना चाहिए। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं था, बस रेस्टोरेंट दिखने में अच्छा था। लग रहा था कि आज यहाँ का सेफ छुट्टी पर है और खाने का टेस्ट ऐसा था जैसे ट्रेन में 50 रुपए में मिलने वाली खाने की थाली का होता है। ओवरऑल एक्सपीरियंस बताऊं तो यहाँ आना वर्थ इट नहीं था। मेरी तरफ से 1 आउट ऑफ 5 स्टार रेटिंग इस रेस्टोरेंट को मैं देना चाहूंगा। घंटों पैदल घूम के रेस्टोरेंट में अपना कटवा के फाइनली अब वो वक्त आ चुका है जिसमें हम आज के दिन का फर्स्ट विजिटिंग पॉइंट नक्की लेक दिल में उम्मीद लिए घूमने चल पड़े हैं। और यहाँ से यही उम्मीद है कि अभी तक जो हमारा मूड ऑफ हुआ है शायद यहाँ घूमने के बाद फिर से रिफ्रेश हो जाए और आगे का पूरा दिन मस्त और मजेदार गुजरे। दोस्तों मैं बता दूं, रेस्टोरेंट झील के एकदम पास वॉकिंग डिस्टेंस पे था, जिसके चलते हम यहाँ आसानी से पहुंच गए थे। अभी आप देख सकते हैं कि झील का मेन गेट आ चुका है जिसमें मैं और समीर अभी एंट्री ले रहे हैं, क्योंकि हमारे बाकी के दोस्त पहले से ही आगे जा चुके हैं। क्योंकि दोस्तों एक्साइटमेंट ही इतनी थी कि कोई भी खुद को यहाँ आने से अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा था, क्योंकि नजारा ही दिखने में इतना मस्त था कि सभी लोग और मेरे दोस्त यहाँ बैठकर इस नजारे का मजा लेना चाहते थे। अभी ये जो मेरा दोस्त समीर आप परेशान घूमते हुए देख रहे हैं, उसका असल रीजन था कि हम सबको झील में घूमना था, जिसके लिए यहाँ पर 2 ऑप्शन थे, मतलब कि 2 तरीके की बोट के ऑप्शन थे। पहली 200 वाली सेल्फ पेडल बोट और दूसरी 250 वाली शिकारा बोट, जिसमें काफी लोग एक साथ बैठ सकते थे। लास्ट बार कश्मीर में मैंने शिकारा बोट की सवारी की थी, इसलिए मैंने सबको शिकारा राइड के लिए सजेस्ट किया था। उसके बाद हम सब ने डिस्कशन किया, वोटिंग की, तो उसके बाद शिकारा राइड के लिए सभी रेडी हो गए। फिर हम बोटिंग करने चल पड़े और फिर उसके बाद हम सब ने अपनी जिंदगी में पहली बार जिंदगी की परवाह करते हुए अपने अपने साइज की जैकेट पहनना शुरू कर दी। लेकिन किसी की जैकेट की जिप बंद नहीं हो रही थी, तो किसी की इतनी टाइट थी कि सांस लेना भी मुश्किल था। और एक दोस्तों जैकेट में आलू भरा पराठा लग रहा था। आखिरकार हम सब ने जैसे तैसे करके जैकेट को पहन लिया। आखिरकार बोटिंग करने का सुनहरा पल आ चुका था। जैसे ही हमने इस पुल के ऊपर कदम रखा, लगा सचमुच में पानी के ऊपर चल रहे हैं। हर कदम के साथ एक्साइटमेंट और डर दोनों बराबर बढ़ रहे थे। इतने में ही हमारी शिकारा बोट भी किनारे पर आ चुकी थी। उस पर चढ़ना इतना आसान नहीं था जितना अभी आपको इस वीडियो में देखने में लग रहा है। बोट पर चढ़ते वक्त गिरने का डर था और झील की गहराई भी 130 फीट थी, लेकिन पैसे दे चुके थे तो अब पीछे हटने का कोई सवाल नहीं था। हिम्मत करके सबको चढ़ना ही पड़ा। हमने हमारी पूरी जिंदगी में आज तक कभी कोई बोट नहीं चलाई, लेकिन बबलू भाई को इंस्ट्रक्शन ऐसे दे रहे थे जैसे इनको बोट चलाना हम नहीं सिखाया हो। पहाड़ियां में दोस्तों इतना सारा पानी और उसके बीचों बीच का ये नजारा देख के तो ऐसा लग रहा था जैसे हम मैन वर्सेस वाइल्ड की शूटिंग में आ गए हो। काफी बार ऐसा भी हुआ कि बोट जोर जोर से हिल रही थी, तब हमें एक पल के लिए लगा कहीं बबलू भाई गुस्से में आके बोट को पलट के हमें डुबाना दे। लेकिन हमारे और बबलू भाई के विश्वास की डोर मजबूत थी और मजबूरन अब हमें बबलू भाई पर भरोसा करना पड़ा। उसके बाद हम इन माउंट आबू की वादियों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का लुत्फ उठाने लगे। इसी बीच में आपको बता दूं कि बोटिंग का टाइमिंग 30 मिनट था। दोस्तों नजारा सच में बहुत अच्छा था और मेरा भाई तस्लीम बोट पर ऐसे बैठा था जैसे टाइटैनिक में जैक भीख मांगकर बैठा हूं। कुछ देर के बाद हमारा बबलू भाई से विश्वास उठ चुका था और कमान आसिफ ने जबरदस्ती अपने हाथों में ले ली थी, लेकिन ये और भी ज्यादा रिस्की हो गया था। तब फिर हमने इसको उठा के ग्रुप के सबसे सीनियर बंदे शबाज को ड्राइविंग सीट पे बिठा दिया। लेकिन दोस्तों भाई भी जल्दी थक चुका था, तो फिर हमने ग्रुप के सबसे बिजी और तगड़े बंदे अजीज को ये काम सौंप दिया। लेकिन दोस्तों ज्यादा बिजी होने के कारण भाई ने भी हमें मजदार में छोड़ दिया, जैसे किसी पॉलिटिशियन ने वादा करने के बाद जनता को अकेला छोड़ दिया हो। ग्रुप की इन सब कमियों को देखते हुए आखिर में बेड़ा मुझे उठाना पड़ा दोस्तों, क्योंकि मैं ही वो बंदा था जो इतने बड़े ग्रुप में एडजस्ट कर सकता था। फिर क्या, मेरा काम मैंने ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ निभाया। जोश इतना था कि मैंने ठान लिया कि भाइयों को आज नाम में नक्की झील घुमाते घुमाते पूरा माउंट आबू बोट में घुमा दूंगा। मेरा खून उबाले मार रहा था और पहाड़ों का सीना चीरने ही वाला था। इतने में बबलू भाई की तानसेन खत्म हो चुकी थी और इतनी बकवास देखकर उनसे भी रहा नहीं गया और फिर से एक बार बबलू भाई अपनी शाही गद्दी पे विराजमान हो गए। हम इन खूबसूरत पहाड़ों और इतने सारे पानी का नजारा ले ही रहे थे कि इतने में ही समय समाप्ति की घोषणा होने का वक्त हो चला था। ये सुनने के बाद बबलू भाई में एक अलग ही ऊर्जा का स्रोत उत्पन्न हो गया था, लेकिन हमें तो लग रहा था कि मानो इतना वक्त चुटकी बजाते ही खत्म हो गया हो। हमारा थोड़ी और देर मस्ती करने का मूड था, पर 30 मिनट घूमने की वैलिडिटी अब हमारी खत्म होने वाली थी। जैसे ही किनारा पास आते हुए बबलू भाई को दिखा तो उनके हाथ और जोर जोर से चलने लगे और अपना आखिरी दम लगाते हुए बबलू भाई ने हमें वापस उसी किनारे पे ला पटका जिस पर पहले उन्होंने हमें रोडवेज की सवारी समझ के बिठाया था। उतरते वक्त बोट ने समीर के साथ घिनौना मजाक करने की कोशिश की, लेकिन समीर पहले से तैयार था और बोट को चकमा देके बाहर आ गया। बोट से बाहर आने के बाद हमें यहाँ से निकलना था, लेकिन सबसे पहले हमें इस पानी से बचने वाले सुरक्षा कवच को अपनी आखिरी अमानत समझते हुए यहाँ सौंपना था। वैसे ही जैसे एक बाप अपनी आखिरी वक्त में अपनी वसीयत अपने बच्चों को सौंपता है। अभी बोटिंग के रिव्यू की बात कर लेते हैं। हमारा मूड ऑफ था, सोचा था झील जैसी जगह जाके शिकारा जैसी बोट की बोटिंग करके मजा आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर आने के बाद पता चला कि शिकारा बोट को पोलियो रखा है, क्योंकि ये वो शिकारा नहीं थी जितनी अच्छी शिकारा मैंने कश्मीर में देखी थी। पर ये चीज भी अवॉइड करके हमने सोचा कि क्यों ना इस प्यारे नेचर और इतनी बड़ी
झील का मजा लिया जाए। बोट पर बैठते ही हमारे पैरों के नीचे से पानी खिसक गया जब हमें पता चला कि हमें आधी झील में घुमाकर विदा कर दिया जाएगा। और इसके साथ ही दोस्तों हमारा एक बार और कट गया और अगर रेटिंग की बात करूं तो 3 आउट ऑफ 5। बोटिंग करने के बाद हम हमारे माउंट आबू डे 1 के दूसरे विजिटिंग पॉइंट टोड रॉक की तरफ चल दिए थे, लेकिन उसके लिए हमें पहले चाय का सेवन करना जरूरी था, इसलिए हम चाय की दुकान की तलाश में थे। तस्लीम की इस रिएक्शन से आप समझ ही गए होंगे कि चाय कितनी अच्छी थी। तो अब हमें बिना खुराक के ही अपना एक्शन मोड को ऑन करके 250 सीढ़ियों पर चढ़ना था और अपने आखिरी एडी चोटी का जोर लगाकर टोड रॉक की आखिरी एडी चोटी पर पहुंचना था। भैया क्या रेट है? 50 का 2 प्लेट है, 30 का 1 है। 30 का 1 है। जिस एनर्जी की तलाश हम कर रहे थे वो यहाँ चाय की बजाय पाइनएप्पल की शक्ल में ठीक ऊपर चढ़ने से पहले बेची जा रही थी, जिसे मैंने और समीर ने बिना किसी को बताए चुपचाप ले ली थी ताकि ऊपर चढ़ने में आसानी हो सके। अब ऊपर चढ़ने का वक्त आ चुका था तो हम सब ने कमर कस ली थी और मेरे भाई तस्लीम ने कमर पकड़ ली थी। दोस्तों हमारा टोड रॉक पे जाने का मन नहीं था, लेकिन आज के लिए हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए हमें ऊपर जाना ही पड़ा। लेकिन जब हमें पता चला कि टोड रॉक पे विजिटिंग की एंट्री की कोई फीस नहीं है तो हम खुशी के मारे पागल होकर भागने लगे और ऐसे रिएक्ट करने लगे मानो हमने कोई हारी हुई बाजी जीत ली हो और उस जीत की बाजी के हकदार ये दोनों। तो हम पहुंचने वाले थे कि इतने में हम राह भटक गए। भला हो यहाँ के सिक्योरिटी वालों को जिन्होंने यहाँ पर बंदरों को भटके हुए मुसाफिरों को रास्ता दिखाने के लिए पार्ट टाइम जॉब पे रखा था, जिनकी मदद से आखिरकार हमने टोड रॉक की आखिरी चोटी पर पहुंचकर महान लोगों में अपना नाम भी शामिल कर लिया था। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था जब मैंने अपने दोस्तों को यहाँ पे पहले से खूंटा काटे बैठे देखा, जबकि चढ़ाई से पहले एक कमर, दूसरा सर और तीसरा घुटना पकड़े बैठा था। सच बोलूं तो ये नजारा देख के यकीन नहीं हो रहा था कि हम राजस्थान में सामने फैली झील, चारों तरफ हरियाली और ठंडी पहाड़ी हवा, इतनी मेहनत करके इतना ऊपर आना सफल साबित हुआ। यही अजीबोगरीब पहाड़ का टुकड़ा जिसके सामने इस वक्त शहबाज आसिफ और मैं बड़े कॉन्फिडेंस से मॉडलिंग के फर्जी पोज मारते नजर आ रहे हैं। दरअसल इसी को अपने मेंढक जैसी शक्ल की वजह से टोड रॉक कहा जाता है। पहली बार देखने पे तो हमें यकीन नहीं हो रहा था कि ये कोई प्राकृतिक चट्टान है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसे जानबूझकर मेंढक का रूप देकर यहाँ पर सजा कर रख दिया हो। इस ट्रिप की सबसे मजेदार बात मैंने नोटिस की थी वो ये कि आप कहीं पर भी चले जाओ, चाहे पहाड़ पर, जमीन पर या फिर पताल में क्यों ना, आपको मैगी हर जगह मिल जाती थी। भूख में इस वक्त इस ठंडी ठंडी हवा में ये गर्मा गर्म मैगी खा के हमें इसका टेस्ट 5 स्टार की डिश से कम नहीं लग रहा था। दोस्तों तकरीबन 2 से 3 घंटे टोड रॉक पे बिताने के बाद अब वक्त हो चला था नीचे जाने का। आज के लिए कोई खास विजिटिंग पॉइंट घूमने को नहीं रहा था क्योंकि आज का हमारा घूमने का कोटा पूरा हो चुका था और बाकी बचा कोटा कल हमें माउंट आबू डे 2 को कवर करना था, जिसमें हमारा मेन विजिटिंग पॉइंट गुरु शिखर था। सच बोलूं तो अभी हम थकान की वजह से सबको रूम की याद आ रही थी तो हम सब सीधे अपने गेस्ट हाउस की तरफ चल दिए। टोड रॉक मात्र एक ऐसी जगह थी जहां जाकर हमें सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला, क्योंकि यहाँ आने से पहले हमने इतनी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन यहाँ आकर बिल्कुल उल्टा हुआ। हमें ये जगह काफी अच्छी लगी, इसलिए मैं टोड रॉक को 4 आउट ऑफ 5 स्टार देना चाहूंगा। गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नक्की लेक, टोड रॉक जो 2-3 जगह थी वो देख के हम आ चुके हैं। अभी हम हमारे रूम के ऊपर आ चुके हैं। तो अभी शानदार बारिश हो रही है, तो वो बारिश दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे मतलब बाहर आया हूँ और ये बारिश आप देखिएगा एक बार। ये देखिएगा गाइस, जो बारिश हो रही है ना, मजा आ गया ये बारिश देख के। कुछ ज्यादा ही तेज बारिश हो रही है, कुछ ज्यादा ही तेज बारिश हो रही है यहाँ पे। न्यूनतम स्तर जो होता है ना बारिश का, उससे तेज बारिश हो रही है यहाँ पे। हो सकता है इसकी वजह से हो ये सब। नॉर्मली यहाँ पे क्या है कि ऊंचाई की नॉर्मली जो हम हमारे इलाके में देखते हैं जैसे इतनी तेजी से बारिश नहीं होती इतनी तेज बारिश या इतनी मूसलाधार बारिश बहुत ही कम देखने को मिलती है। और ये जो बारिश का व्यू है ना गाइस, मैं आपको दिखा नहीं सकता। एक तरीके से बोल सकता हूँ तूफानी बारिश है ये। मजा आ गया ये बारिश देख के। ये देखिएगा आप, ये देखिए। और बहुत ही प्यारी जगह यहाँ पे, बहुत ही मजा आ रहा है दोस्तों के साथ में। बटर चिकन की भूख लगने पे हम सब ने अपना कोई मिल गया का जादू वाला रूप धारण करके फिर से माउंट आबू के मेन मार्केट यानी मॉल रोड पर हराम की नियत से हलाल का खाना ढूंढना शुरू कर दिया। अभी लंच का वक्त हो गया था और पेट में चूहे भी जोर जोर से कूद रहे थे, इसलिए हम सोच रहे थे कुछ अच्छा और टेस्टी खाने को मिल जाए। मगर दोस्तों हमारे सामने फिर से वही मुसीबत आ खड़ी हुई जो सुबह हमें झेलनी पड़ी थी, यानी कि एक अच्छा रेस्टोरेंट। लेकिन इस बार हमने एक हलाल नॉनवेज होटल चाहिए था, जिसकी तलाश में हम दर बदर घूम रहे थे। काफी लोगों से बातचीत भी हुई, लेकिन दिल था कि मानने को तैयार नहीं था। मगर आखिरकार हमने हर बार की तरह इस बार भी कामयाबी हासिल कर ली थी। तंदूरी बाइट रेस्टोरेंट के अंदर ऊपर जाने पर पता चला कि यहाँ पर भी खूब भीड़ थी, लेकिन इस बार हम समझ चुके थे कि इस शहर में भीड़ का टेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। सबने अपनी अपनी जगह के पट्टे रजिस्ट्री करवाकर अपनी सीट पर बैठ गए। फिर हमने बटर चिकन और अंगारा चिकन विद बटर रोटी ऑर्डर कर दिया। इसके बाद खाना बहुत ही जल्दी आ गया और सर्विस भी बहुत फास्ट लग रही थी। हम सब भूख के मारे एक साथ भूखे बेड़े की तरह खाने पर टूट पड़े। खाना भी बहुत टेस्टी था और हर एक बाइट के साथ इसका स्वाद बढ़ता ही जा रहा था और सभी ने अपना काम पूरा करते हुए इस बार खाने को फटाफट खत्म कर दिया, मानो जैसे खाना टेबल पे परोसा ही नहीं गया था। डिनर करके और बिल पे करने के बाद हम निकल लिए थे मॉल रोड की जगमगाती रातों को मजा लेने। लेकिन उससे पहले हम खाने के रिव्यू की बात कर लेते हैं। खाना बहुत टेस्टी था और जैसा हम सोच कर आए थे टेस्ट उससे भी बेटर निकला। तो मेरी तरफ से इस बार खाने को मैं 4 आउट ऑफ 5 स्टार देना चाहूंगा। दोस्तों मॉल रोड पे चलते चलते अब हम स्पोर्ट्स एरिया में आ चुके थे। जैसे ही हम अंदर गए सबसे पहले हमारी नजर उन छोटी छोटी मछलियों पर पड़ी जो इतने विशाल इंसानों को जिंदा खाने की कोशिश कर रहे थे। उसके आगे बढ़ती है हमारी नजर कुछ ऐसे लोगों पर पड़ी जो इस जगह को अपना घर समझकर यहीं सो गए थे और कुछ लोग यहाँ पे अपनी बाइक खड़ी करके भूल गए थे, तो कुछ लोग यहाँ पे अपनी गाड़ियां खड़ी करके भूल गए थे। दोस्तों बाहर आते हम सीधे टर्की पहुंच गए थे, जहाँ ये भाई इस नारी से पैसे लेने के बाद भी आइसक्रीम देने में बदतमीजी कर रहा था, जो मुझे बाद में पता चला कि पैसे
पैसे इसी बदतमीजी के थे। इन आइसक्रीम की जगमगाती दुकानों का नजारा लेते लेते हम आगे बढ़ने लगे, लेकिन इतने में हमें याद आया कि हमें जल्दी सोना भी था। तो फिर हम फटाफट अपने रूम में सीधे बेड पे आ गिरे और आज के दिन के बारे में बातें करने लगे। और इन्हीं बातों के साथ आज का दिन यही खत्म होता है। अब हम करते हैं बत्ती गुल और मिलते हैं कल सुबह। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कि ब्लॉग कैसा लगा। तब तक के लिए गुड नाइट, खुदा हाफिज।